हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ये एग्ज़ाम है आपका कौन सा एईसी का, ठीक है। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपको आए हुए हैं ऑलरेडी और कैसे क्वेश्चन आपके मोस्ट प्रोबेबली आ सकते हैं और कितना आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। क्योंकि ये अगर खासकर इस पेपर को देखा जाए तो जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए थोड़ा ये पेपर डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर देखा जाए तो उसमें खासकर करंट अफेयर के टॉपिक भी पूछे जाते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए पैटर्न आपको बहुत डिफरेंट है इस एग्ज़ाम का। सो उन सारे डाउट को क्लियर करेंगे कि किस तरह से आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कितने मार्क्स आने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाला है, कितने आवर का एग्ज़ाम होने वाला है। सो पहले पैटर्न देख लेते हैं एग्ज़ाम का और उससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहला जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ये एग्ज़ाम 1 घंटे का ही है, ठीक है। 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको और 30 नंबर का है, ठीक है। तो 30 मार्क्स का है, 1 घंटे का है। और इसके साथ ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आप कौन से यूनिट से कैसे क्वेश्चन बनाने वाले हो, यहाँ पे वहाँ पे जाके क्या करने वाले हो, क्योंकि 1 घंटा आपको सोचने में भी कभी-कभी चला जाता है। सो आपके पास सोचने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं होगा। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके साथ ही आपको एकदम आपको उस क्वेश्चन वहाँ से चूज़ कर लेना कि किस क्वेश्चन में आप कितना लिख सकते हो और कैसे आपको क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है। सो अगेन एज यूजुअल पैटर्न इस एग्ज़ाम में भी, जो इस पेपर में भी यही है आपका, कि पहला क्वेश्चन इज़ कंपलसरी। आप पहले क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हो, आता है नहीं आता वो पहला क्वेश्चन करना पड़ेगा। बट एक इंपॉर्टेंट जो अच्छी बात है इसमें कि जनरली बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपका जो पहला क्वेश्चन होता है या तो मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है या फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है या फिर आपको ट्रू एंड फॉल्स पूछ लिया जाता है। सो अगर मैच द फॉलोइंग पूछा गया तो उसमें आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी जल्दी मैच कर लोगे। फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया तो अगर आपने अच्छा से अगर पूरे यूनिट को, सिलेबस को पढ़ा है तब तो आप क्वेश्चन वहाँ पे बना लोगे, वरना आपका क्वेश्चन छूटने के चांसेस होंगे। बट वहाँ पे सोचोगे तो आंसर आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और अगर पूछा जाए ट्रू एंड फॉल्स, सही गलत, तो इसमें भी आप जल्दी कर लोगे। बट अगर लिखने के लिए आ जाता है ना कि आपको लिखना है, अगर मान लो कि 5 क्वेश्चन पूछा गया, उसमें आपको परिभाषित करना है, डिफाइन करना है, तो उसमें आपको कम से कम 4 से 5 पैराग्राफ, अगर अगर 4 पूछा गया जिसमें से 2 लिखना है आपको, तो उसमें आप एक पेज मतलब साइड बाय साइड बात कर रही हूँ, एक पेज बस लिखोगे उसमें, ठीक है। सो आप देखते हैं सबसे पहला 30 मार्क्स का है आपका, टाइम कितना है, 1 घंटे का है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, पहला क्वेश्चन आता है नहीं आता है बनाना है आपको। अब जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था उसमें क्या क्या है, देखा जाए तो पहले बार आपको पूछा गया था ट्रू एंड फॉल्स, सही गलत कौन सा है। सो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज इंट्रोड्यूस बाय नॉर्मन मेयर्स। अब ये इसमें ट्रू है कि फॉल्स है। अगर आपने सिलेबस पढ़ा है, आपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा है, जैव विविधता के बारे में आपने पढ़ रखा है, हॉटस्पॉट के बारे में आपने पढ़ रखा है, तब ये क्वेश्चन आप बना पाओगे। वरना आप यहाँ पे तुक्का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तुक्का तो लगा ही सकते हो, ट्रू फॉल्स कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू फेज आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो पेशेंस के साथ देखिए, क्योंकि मैं इसको इंग्लिश में पहले बता रही हूँ, हिंदी में भी बताऊंगी, ठीक है। सो इससे पहले यही है कि आपको ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन आपका, दिल्ली राइज इन ट्रांस हिमालयन बायोजोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन आपका, रॉयल टाइगर इज़ अ फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ। फिफ्थ है आपका, यूजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हेल्प्स इन लोइंग द कार्बन फुटप्रिंट। अभी एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि फॉसिल फ्यूल अगर यूज़ करोगे तो उससे क्या आपका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा, कैसे कम होगा, उससे तो बढ़ेगा ना। तो ये तो फॉल्स है। फिल इन द ब्लैंक्स अगर देखा जाए तो पहला क्वेश्चन आपका, डैश इज एन एग्जांपल इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज इन इंडिया। सो इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज क्या क्या हो सकते हैं। लेंटेना का आपने नाम सुना होगा, जनरली आप देखते हो कि उसमें पानी में मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई स्पीसीज, इन्वेसिव स्पीसीज, और आपने अगर सिलेबस पढ़ा है ना ध्यान से, तो वहाँ पे आपको इन्वेसिव प्लांट स्पीसीज भी बताया गया होगा। इसके अलावा आपको एनिमल्स भी बताया गया होगा। तो यहाँ पर अगर जैसे प्लांट के बारे में पूछ लिया गया है किसी साल, तो हो सकता है कि आपको एनिमल के बारे में पूछ लिया जाए। तो 1-2 एग्जाम्पल याद रखना, आपको उदाहरण याद रखना है कि इन्वेसिव प्लांट्स और एनिमल्स कौन कौन से। वन ऑफ द फॉरमोस्ट रीजन फॉर द बायोडाइवर्सिटी लॉस अक्रॉस द वर्ल्ड इज। तो यहाँ पे पूछा कि एक कारण जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो ह्यूमन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे कारण तो वैसे भी बहुत सारे, डिफॉरेस्टेशन है, क्लाइमेट चेंज है, जिसमें से आप एक भी रीज़न लिख सकते हो। डैश इज द वन ऑफ द प्रोमिनेंट पीपल एसोसिएटेड विद द चिपको आंदोलन। चिपको मूवमेंट, अब मूवमेंट से सवाल आपको पूछे जाते हैं, या तो इसमें आपको लिखने के लिए आ जाएगा, या तो मैच द फॉलोइंग में हो सकता है, या फिर आपको ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। सो चिपको मूवमेंट याद है आप लोग को, सुंदरलाल बहुगुणा या फिर गौरा देवी। फोर्थ क्वेश्चन आपका, IUCN वाज कैटेगराइज वेरियस स्पीसीज इनटू डैश नंबर ऑफ कंजर्वेशन स्टेटस। तो IUCN वाला आप पढ़ के जाओगे, उसमें कितने कैटेगरी है, 6 कैटेगरी है। 6 कैटेगरी के नाम क्या है, उसमें एक 2 एग्जाम्पल देख लेना। टाइम बहुत कम है, बट उसी हिसाब से चीज़ों को देख के जाना। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज एंड NAPEC, ठीक है,
PCC वाज लॉन्च इन विच ईयर, तो 2008 या 10 के आसपास ही आया हुआ था। इसको भी देख लेना, जिसमें 8 प्लान एक्शन के बारे में बात किया गया, तो उस 8 प्लान एक्शन को भी देख लेना अगर आपके क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, पूछा जा सकता है। 30 नंबर वैसे लग रहा है कम, बट काम इसमें बहुत करना पड़ेगा क्योंकि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है, जिनका नॉन साइंस है। बट अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के जाओगे तो सवाल वहाँ पे नहीं छूटेंगे और आप फुल मार्क्स भी इसमें स्कोर कर सकते हो, खासकर अगर जैसे कि मैच द फॉलोइंग है और जो आपको रिक्त स्थान पूछा गया, जैसे देखो हिंदी में पूछा गया आपको भारत में आक्रामक पौधों की प्रजातियों का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे पौधा पूछा गया है, जानवरों के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो दोनों प्रिपेयर करके देना। उदाहरण आप दोनों का देख के जाओगे। सेकंड क्वेश्चन, दुनिया भर में जैव विविधता में नुकसान का सबसे प्रमुख कारण क्या है? एक प्रमुख कारण पूछा गया, इसमें बहुत सारे आपको जो आपको क्लाइमेट चेंज वाला लिख सकते हो, आप जलवायु परिवर्तन लिख सकते हो। थर्ड आपको चिपको आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख, तो यही मैंने बता दिया आपको। IUCN में विभिन्न प्रजातियों को जो संरक्षण का जो स्थिति श्रेणी बताया गया, उसमें आपको कितने श्रेणी वो इसमें बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका जलवायु परिवर्तन में राष्ट्रीय कार्य योजना जो है वो कौन से ईयर में आया था, तो ये भी ईयर आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। डिफ्रेंशिएट करना, इसमें आपको लिखना है कि दोनों के बीच में, अब क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे, आलतू फालतू लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहले भी मैंने बोला आप लोगों को, क्योंकि जो इवैल्यूएशन होता है वो आपको इसी बेसिस पे होता है कि आप जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया आपने उसको लिखा है कि नहीं लिखा। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोला गया, दोनों में आपको बताना, भिन्नता बताना कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है और ओजोन लेयर डिप्लीशन कैसे होता है। अब उसमें आप क्लाइमेट चेंज में आप कुछ भी अपने मन से कुछ लिख के नहीं आ जाओगे। क्लाइमेट चेंज में जैसे ग्लोबल वार्मिंग का चीज़ देख रहे हो, या आइस मेल्टिंग हो रहा है, या फिर आपको एटमॉस्फेयर में क्या क्या बदलाव, पॉल्यूशन वाला पॉइंट भी इसमें आ सकता है, टेम्परेचर जो राइज हो रहा है उसको भी लिख सकते हो। ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में, ओजोन लेयर डिप्लीशन का क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है या फिर आपको क्योटो प्रोटोकॉल है, उसके बारे में आपको पता है। या ओजोन की वजह से अगर देखा जाए तो खासकर जो अंटार्कटिक वाला रीजन है वहाँ पे देख रहे हो, या फिर आप इवन तिब्बत में भी इस चीज़ का जो है वो चीज़ें विटनेस हो रहा है। बी है आपका अम्ब्रेला स्पीसीज वर्सेस इंडिकेटर स्पीसीज। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन ही करने हैं आपको, ठीक है। डिफ्रेंशिएट आपको दोनों, अब ए करो, बी करो या सी, दोनों में से एक करना है। तो अम्ब्रेला स्पीसीज वर्सेस इंडिकेटर स्पीसीज, अब ये अगर डिटेल में पता है तब लिख सकते हो इसमें, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आपको लिखना पड़ेगा। सी में देखा जाए तो साइलेंट वैली मूवमेंट वर्सेस नर्मदा बचाओ, तो ये लिख सकते हो आप। साइलेंट वैली, केरला वाला जो साइलेंट वैली मूवमेंट किया गया था आपको, वो लिख सकते हो। नर्मदा बचाओ आपको मध्य प्रदेश वाला और खासकर गुजरात वाले एरिया में जो इस चीज़ को लेकर आंदोलन किया गया था, इसमें भी लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी में देखा जाए यही प्रश्न अगर, तो जलवायु परिवर्तन बनाम ओजोन परत संरक्षण जो है उसके बारे में लिखना है। और जो आपको छत्र प्रजाति बनाम संकेतक प्रजाति, इसके बारे में लिखना है। घाव में इसमें शांत घाटी आंदोलन बनाम नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो आंदोलन को देख के जाओ क्योंकि एक पूरा यूनिट ही आपका आंदोलन पे लिखा हुआ है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन देख सकते हो आप, और इसके अलावा शांत घाटी आंदोलन है। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन जो वो भी देख के जा सकते हो। तो आंदोलन जितने हैं ना उसमें से 2 से 3 आंदोलन पढ़ के जाना, हो सकता है वहाँ पे आपको सवाल आएंगे। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको, इसमें से भी आपको 4 करने थे, 5 दिया हुआ है जिसमें से आपको 4 करना है। तो जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पूछा गया, नेशनल सोलर मिशन के बारे में, कार्बन फुटप्रिंट के बारे में पूछा गया, इन सितु कंजर्वेशन के बारे में पूछा गया। फोर्थ क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, और अगर इन सब से बचना है कि इतना छोटा छोटा क्वेश्चन है, अगर लेकिन ये इसमें करोगे आप तो इसमें मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व को आप कम से कम 7 से 8 लाइन में लिख सकते हो। नेशनल सोलर मिशन क्या था, कौन सी ईयर में आया था, जैसे कि इसी के 2008 के अंदर ही तो आया था, नेपेक वाला क्लाइमेट चेंज वाला जो था। और नेशनल सोलर मिशन को लेकर क्या क्या चीज़ें किया गया, सोलर लाइट को प्रमोट किया गया है। फिर बाकी स्टेट में अगर देखा जाए तो इसको प्रमोट करने के लिए जो है आपको बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आया गया है, वो सब लिख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन आपका, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हैज इमर्ज एज ए मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, आइडेंटिफाई द पॉसिबल रीजन फॉर द राइज ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो मानव वाणिज्य संघर्ष भारत में जैव विविधता के लिए एक बड़ा खतरा बनकर उभरा है। ऐसे संघर्ष में वृद्धि संभावित कारणों की पहचान करें और उन्हें कम करने के लिए ठोस समाधान सुझाएं। अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर अपने करंट अफेयर थोड़ा बहुत देखा होगा, न्यूज़ वगैरह देखा होगा, तो तेलंगाना में बहुत बड़ा एक मूवमेंट हुआ था, आपको याद हो, जहाँ पे एलिफेंट का अगर जो फॉरेस्ट क्लियर वगैरह किया गया था, जहाँ पे आपको इवन जो हाथी था उस चीज़ को प्रोटेस्ट करा था। बहुत न्यूज़ में बहुत दिन तक, लंबे समय तक चला हुआ था। और अगर देखोगे तो खासकर जो जंगल की कहीं भी कटाई हो रही है उसकी वजह से क्या क्या उस पर जो एनिमल पर क्या क्या असर पड़ रहा है, ये सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पे लिख सकते हो। एग्जाम्पल दे के लिख सकते हो, प्रेजेंट एग्जाम्पल अगर आपको
पता है, तो वो सब सारी चीज़ें डाल सकते हो। आपकी तरफ से क्या क्या सुझाव हो सकता है इन सारी चीज़ों को रोकथाम करने के लिए, आप क्या इस अगर आपको कुछ ऐसे आप उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी आप क्या क्या दे सकते हो, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखना 10 नंबर का है। सो इसमें देखा जाए तो क्वेश्चन में जनरली बच्चे क्या करते हैं ना कि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, आधा क्वेश्चन पढ़ के आधा आंसर करके आ जाते हैं। आपको ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बताना है, यहाँ पे मानव संघर्ष का पहले उदाहरण दोगे, उसके बाद रीज़न बताओगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो क्यों रहा है, कारण क्यों हो रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आपको ज़मीन तो सीमित में ही है, ऐसा तो नहीं कि बढ़ते जा रहा हर साल, तो ज़मीन की कमी पड़ रही है। उसकी वजह से अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ावा देने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। अब जंगल के काटने की वजह से जो उनका जो हैबिटेट है, जो उनका पर्यावरण है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, खतरे में आ रहा है। और उनका घर जो, अगर आप उनके घर में रहोगे तो फिर वो तो आपके घर में आएंगे ही आएंगे। तो ये आपका एक पॉसिबल रीज़न है। तो रीज़न बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो आप सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है। तो जैसे कि एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए अब जो है नेशनल पार्क और उसको एरिया को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये सब सारे पॉइंट्स वहाँ पे आप लिखोगे। ये पुराना क्वेश्चन है तो उसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट यहाँ पे याद रखना आपको 4 ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको करना ही करना है, और लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होंगे इसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना है। यहाँ पे कल्चरल ट्रेडिशन एंड बिलीव्स कैन सर्व एज ए स्ट्रॉन्ग एलाइज इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो आपका जो सांस्कृतिक परंपरा है, मान्यता, अगर पर्यावरण संरक्षण के जो उसको बचाने में कैसे हेल्प करता है, तो इसमें बेस्ट एग्जांपल आप जो आपका त्यौहार है, ठीक है, जितने भी आपके फेस्टिवल है, खासकर अगर देखोगे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हो, चाहे आपका अभी हाल फिलहाल में आपको जनवरी में जो फेस्टिवल आने वाला है मकर संक्रांति, उसमें भी हार्वेस्टिंग को ही सेलिब्रेट किया जाता है, फार्मिंग को उससे सेलिब्रेट किया जाता है। और पर्यावरण को लेके तो आपको अगर देखा जाए तो बहुत सारे आपको जो है वो त्यौहार जुड़ा हुआ है, खासकर आपको अगर गाँव वगैरह से आप कनेक्शन रखते हो तो आप देखोगे कि पर्यावरण को लेकर उनके अंदर जागरूकता ज़्यादा रहता है, जो खासकर शहर वाले लोग से, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स को आपको लिखना, कल्चर, सांस्कृतिक जो आपका परंपरा है वो किस तरह से आपके पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक और पैटर्न जो कि आपको शायद वहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, ये क्वेश्चन जो है याद रखना आपको, जिन्होंने पहले बार एग्ज़ाम दिया, जैसे कि 2025 वाले बच्चे जिन्होंने एनरोलमेंट करवाया, वो पहले बार जो दे रहे हैं उनको उनका 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 30 मार्क्स का होगा। बट जो बच्चे रिपीटेड होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एग्ज़ाम मिस हो जाता है या जो एग्ज़ाम पेपर में फेल होते हैं, वो जो दोबारा एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए 1.45 और मतलब 1 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाता है, उनके लिए 50 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। सो जो पहले बार दे रहे हैं उनको याद रखना कि वहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख के घबरा नहीं जाना कि आपको 1 घंटे और 45 मिनट का टाइम मिला है। जो पहले बार देंगे उनको 1 घंटे का ही टाइम है और 30 नंबर का है, ठीक है। सो आपको याद रखना जो पहले बार वाले बच्चे हैं वो बस 1 घंटे का टाइम है उनके पास। अब देखो, एक बार मैच द फॉलोइंग आपको पूछा, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था, ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग भी पूछ दिया गया। अब यहाँ पांडुरंग हेज जो है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, आर्थर टेंसले जो है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, कि आर्थर टेंसले आपने क्या किया है, उन्होंने कॉइन द टर्म इकोसिस्टम, उन्होंने टाइम। अब बी को आप क्या करोगे, 4 से मिलाओगे। सलीम अली जो है, सलीम अली किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो कंजर्वेशन ऑफ बर्ड इन इंडिया। डी का 5 से मिलाओगे। तो ऐसे आपको अगर नहीं पता है तो आप वहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो थोड़ा एकदम अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ लो चीज़ों को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर आप मिस करोगे वहाँ पे तो मार्क्स कम बन जाएंगे आपके, क्योंकि ये कंपलसरी क्वेश्चन है, करना पड़ेगा आपको। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स फिर से पूछा गया। इन इंडिया डैश ग्रासलैंड कैन बी फाउंड एट हाई ऑल्टीट्यूड इन साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। कौन सा ग्रासलैंड है। अब ये आपका 4th यूनिट का क्वेश्चन है, ठीक है। 4th यूनिट में आपने जो है वो इकोसिस्टम के, 2nd यूनिट में आपने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा होगा, ट्रीज़ के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा होगा। तो वहाँ पे कौन से ऑल्टीट्यूड में, जैसे कि इसका जो है आंसर हो जाएगा आपका 16 ग्रासलैंड। सेकेंड क्वेश्चन आपका, सेंट्रल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन इंडिया इज क्या है, किस तरह का बॉडी है वो लिखना है आपको। STP इज अ फैसिलिटी डेजिग्नेटेड टू ट्रीट, तो इस किस चीज़ के लिए ट्रीट किया जाता है। STP यूज़ किया जाता है जनरली आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। 4th क्वेश्चन आपका, ओजोन फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट यूवी रेज इन द डैश लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो ये आपका स्ट्रेटोस्फेयर में बनाता है। द डैश इज अ लीगल बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस्ड ऑन द एडजस्टिंग द डिफॉरेस्टेशन, तो UNCCD का आपका लैंड एंड 1992 में आया हुआ था, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें पूछा जा रहा है। जैसे हिंदी में देख लो आप इसको, भारत में पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में ऊंचाई पर डैश घास के मैदान पाए जाते हैं, तो 16 होगा इसमें, ठीक है। भारत में प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए आपको केंद्रीय संगठन बनाया गया। अब ये प्रदूषण वाला पढ़ के जाओ, क्योंकि आप जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हो और जहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, पॉल्यूशन का समस्या आपको पूरे साल था, ठीक है। तो हो सकता है आपको या तो लॉन्ग में पॉल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा, या पॉल्यूशन को कम करने के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव हो सकता है, ये सवाल आपको बन सकता है। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस लेके जाना है, एग्जाम में छोड़ के नहीं जाना है। 3rd क्वेश्चन आपका, STP एक ऐसी सुविधा है जिसे डैश के उपचार के लिए
डिज़ाइन किया जाता है। तो ये किस चीज़ के लिए, ये वेस्ट वगैरह आपको जो है गंदगी वगैरह साफ़ करने के लिए किया जाता है। फोर्थ है आपको ओजोन वायुमंडल में डैश की परत है, तो स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर का हिंदी देख लेना आप लोग। फिफ्थ है आपका कि एक कानून के रूप में, तो यूएनसीसीडी वाला ही होगा इसमें। अब देखो अगेन ये क्वेश्चन ये सेकेंड वाला कंपलसरी तो नहीं होता, बट ये बनाओगे तो आपके लिए बेनिफिट ज़्यादा होगा। इसमें अगेन डिफ्रेंशिएट करना है आपको। मैनग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है और डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है। मैनग्रोव आपको जनरली कहाँ पे मिलता है, जो कोस्टल वाला रीजन है, जैसे कि वेस्ट बंगाल वाला है, उड़ीसा वाला है, गुजरात में आपको मैनग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। डेसिडियस कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे जैसे कि अगर आपका गंगेटी वाला एरिया हो गया, आपको बिहार और उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो गया, इवन मध्य प्रदेश वाले एरिया में, भारत में अगर सबसे ज़्यादा कोई फॉरेस्ट मिलता है तो डेसिडियस फॉरेस्ट ही मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका रेगुलेटिंग द इकोसिस्टम सर्विस एंड कल्चरल इकोसिस्टम सर्विस। अब यहाँ पे अगर पता है चीज़ें तभी लिख सकते हो, आपको सांस्कृतिक इकोसिस्टम सर्विस कैसे होता है और रेगुलेटिंग इकोसिस्टम। थर्ड क्वेश्चन आपको कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, तो ये आपको एनर्जी के बारे में लिखना है। पेट्रोलियम का एग्जांपल डाल सकते हो इसमें, कन्वेंशनल वाले में कोल का डाल सकते हो, और जो आपको अभी जैसे सोलर आ गया, विंड आ गया, तो नॉन कन्वेंशनल के अंदर आएगा। फोर्थ है आपको एग्रीकल्चर वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट दोनों के बारे में बताना है। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। मैनग्रोव वन के बारे में और पतझड़ वन के बारे में बताना है। सेकेंड है आपको विनियम परिस्थितियाँ और तंत्र, सेवा और सांस्कृतिक परिस्थितियाँ तंत्र दोनों के बारे में बताना है। पारंपरिक जो आपको पारंपरिक ऊर्जा और स्रोत, और इसके बारे में बताना है। कृषि अपशिष्ट और औद्योगिक, इसके बारे में बताना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं शॉर्ट में, आपको कम से कम एक एक पेज के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। थर्ड क्वेश्चन देखो शॉर्ट नोट आया हुआ है। अब इसमें से क्या करना है, आपको दो बनाना, अगेन दो लिखना है। तो लैंड यूज चेंज इन इम्पैक्ट, जैसे देखा जाए पहले आपको सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके लिए यूज़ किया जाता था, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए किया जाता था। अभी इंडस्ट्री बनना शुरू हो गया, पहले आपको फॉरेस्ट ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ें जो बन रहे हैं, जो आपको लैंड का यूज़ का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। सबसे पहले आपको डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जो जो जंगल कट रही है। अब जंगल कटने की वजह से आप देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, बहुत सारे आपको जो है जो जीव जंतु है वो आपको मिलना बंद हो गए। तो ये सारे इम्पैक्ट है जिसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन आपको सोशियो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ लैंडफिल, तो ये जो पूरे भारत में ही ये सारा बहुत बड़ा समस्या है आपका। खासकर दिल्ली में अगर आप देखोगे तो वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कि आपको जो कचरा अगर देखोगे तो बहुत जगह आपको खुले में मिल जाता है। तो क्यों इस चीज़ का इतना बड़ा समस्या क्यों है, अगर देखा जाए तो ओवर क्राउडेड है दिल्ली। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना कि थोड़ा आप एग्जांपल भी डाल सको। थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, बहुत तरह के इकोसिस्टम बताया जाता है। ओशन इकोसिस्टम होता है, मैनग्रोव इकोसिस्टम होता है आपका। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उसको टेरेस्ट्रियल बोला जाता है, फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम बोला जाता है। ये सब आपको एग्जाम्पल देके लिखना है। फोर्थ है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो आपको इन्वायरमेंट का क्या क्या कंपोनेंट होता है, बायोटिक, एबायोटिक, ये सब सारी चीज़ों पे लिखना है। पर्यावरण के घटक क्या है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना बताना है, लैंडफिल के सामाजिक पर्यावरण प्रभाव बताना है, भूमि उपयोग परिवर्तन और उसके प्रभाव बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन द नॉइज पॉल्यूशन। अब देखो ये नॉइज पॉल्यूशन पूछा गया था, मे बी इस बार क्योंकि एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ा समस्या है, अगर देखा जाए शुरुआत से खासकर, तो पूरे साल आप देखा कि एयर पॉल्यूशन की वजह अभी भी आपको देखो तो जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी ख़राब चल रहा है। ठीक है, तो उनके दिमाग में क्वेश्चन बनाने के टाइम में अगर उनके दिमाग में चीज़ रह गया होगा तो हो सकता है आपको एयर पॉल्यूशन पूछ दिया जाएगा इस बार। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, जो आपका हवा प्रदूषण क्या है उसके बारे में आपको परिभाषित करना है। इसके अलावा उसके क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ से आपको प्रदूषण कहाँ से आ रहा है, जैसे आपको देखा जाए इंडस्ट्री से इसका रीज़न है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन इसका रीज़न है, इसके बाद स्टबल बर्निंग जो था आपका पराली जलाना वो भी उसका सबसे बड़ा कारण है। उसका इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे कैसे है, जैसे कि सांस लेने में समस्या हो रहा है या फिर ईचिंग हो रहा है, ईचिंग हो रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो आपको एक्सीडेंट के केसेस भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे कारण आप वहाँ पे लिखोगे, और टाइम बहुत कम रहेगा तो सोचने का बहुत कम टाइम मिलेगा वहाँ पे। तो पहले डिसाइड करें क्वेश्चन पेपर मिलने के साथ ही कि आपको कौन से क्वेश्चन बनाने, कौन से क्वेश्चन नहीं बनाने। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इवन हो सकता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि आपका पूरा प्रैक्टिकल पेपर भी है इसमें। ठीक है, सो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया इज फेसिंग द ड्यूअल चैलेंज ऑफ मीटिंग इट्स ग्रोइंग एनर्जी नीड्स व्हाइल इंश्योरिंग द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी एसडीजी पे आपको सवाल बन सकते हैं कि आप कैसे सस्टेनेबल बना सकते हो। देखो सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया कि डिफाइन करना है इसमें से 5। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, अब डायरेक्टली एयर पॉल्यूशन नहीं पूछा गया यहाँ पे। अब कुछ बच्चे देखेंगे यहाँ पे तो बोलेंगे एयर पॉल्यूशन तो आया नहीं, तो हो सकता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूछा जाए, वो कितने तरह के कितने प्रकार के होते हैं उसमें, जो कहाँ से कहाँ तक उसको कैसे मापा जाता है, ये सबको पता होना चाहिए। भोपाल गैस ट्रेजिडी, क्योंकि ये दिसंबर में ही हुआ था 1984 में, और ये इसका 3 या 4 दिसंबर को हुआ था। सो यहाँ पे सवाल इसलिए पूछ दिया गया। तो भोपाल गैस ट्रेजिडी
84 में था। हाँ, उसको एक बार देख लेना आप लोग अच्छे से, क्या क्या कारण थे उसके। ग्लोबल वार्मिंग पर आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? विश्वव्यापी उष्णता, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंडेमिक स्पेसिस क्या होता है? सॉइल इरोजन, इस पे तो आप ऐसे लिख सकते हो। सॉइल इरोजन किस किस वजह से होता है आपको, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो टेरेस फार्मिंग प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में लिख सकते। इको सिस्टम रिस्टोरेशन, आप पर्यावरण को कैसे बचा सकते हो। अब देखो बी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, तो मैच द फॉलोइंग के हिसाब से दिमाग को प्रिपेयर करके जाओ, और फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से भी। जैसे कि वेस्ट मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन, माइक्रोब्स इन नोन एज, जिसको माइक्रोब्स, तो उसको आप क्या बोलोगे? बायोडिग्रेडेबल बोलोगे। डैश इज अ सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोकेमिकल साइकिल, तो सेडिमेंट्री टाइप ऑफ कौन सा आएगा? कार्बन है, या फिर आपको कौन से फास्फोरस है, वो आपको एक एग्जांपल देना है। टेंडेंसी ऑफ पॉल्यूटेंट्स टू बिकम अ कॉन्सेंट्रेटेड इन सक्सेसिव ट्रॉफिक, तो ये बायो एक्यूमुलेशन होता है, जो कि आपको क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है। फोर्थ है आपको लार्ज एरिया मार्क्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोला जाता है? एक बार देखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को, और क्लैरिटी के साथ सिलेबस को पढ़ो। 30 नंबर वैसे लग रहे हैं, बट इसको स्कोर करने में काफ़ी आपको मेहनत लगेगी। आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन इन द ग्राउंड वाटर इज मेनली फाउंड इन डैश ऑफ द स्टेट, तो ये नॉर्दर्न खासकर को देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में बहुत सारा केस आता है आपको आर्सेनिक कॉन्टेमिनेशन का। यहाँ पे हिंदी में भी है, एक बार इसको रीड कर लेना। और ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक बार फिल इन द ब्लैंक्स सेम पूछ देगा, दूसरी बार नहीं पूछा जा सकता, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए आपको। अब यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है? ग्राउंड वाटर क्राइसिस अर्बन एरियाज में। मीडिया क्या किस तरह से आपको जो है इन्वायरमेंट को लेकर जागरूक कर रही है। रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी जिसको बोला जाता है, हो सकता है पूछा जाए। नमामि गंगे मिशन पूछा गया था, किसी बार नेशनल सोलर मिशन पूछ दिया जाता है, किसी बार नमामि गंगे मिशन पूछ दिया जाता है, किसी बार पॉल्यूशन पूछा जाएगा आपको। अगेन यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करने हैं इसमें से, ठीक है, 5 दिए जिसमें से एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर से वैसे भी आपको सवाल पूछा जाता, तो एटमॉस्फेयर पढ़ के जाना, लिथोस्फेयर भी देख लेना। क्लाइमेट चेंज एंड ओजोन लेयर, आप देखा इसमें तो क्वेश्चन रिपीट ही हो रहा है। डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है? नेशनल पार्क, जियोलॉजिकल पार्क, और पॉइंट्स ऑफ सोर्स। तो अब देखो जो ऑलरेडी सवाल पूछे गए ना, उसको अगर प्रिपेयर करके जाओगे तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ सवाल आने के चांसेस होते हैं। अगर रैंडम पढ़ रहे हो तो उसका कोई ज़्यादा फायदा आपको नहीं होगा। सो स्ट्रक्चर करके पढ़ो, टाइम क्योंकि कम लिमिटेड भी है, और ऊपर से आपको सिलेबस में इसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस है, और काफ़ी डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए जिनका साइंस नहीं है। विद द अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड रेजिंग द एनवायरमेंटल अवेयरनेस। अब इसमें गौरा देवी का एग्जाम्पल आप डाल सकते हो, चिपको आंदोलन में क्या महिलाओं का योगदान था। स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में क्या ऑब्जेक्टिव था? ये तो आपको पूरा एक पेपर ही था, ठीक है। तो स्वच्छ भारत अभियान के बारे में 2014 में आया था, या फिर उसके बाद क्या क्या इसमें बदलाव किया गया, या उसके डिफरेंट फेजेस है, उसमें क्या क्या चीज़ें की गई, ये सब चैलेंजेस क्या क्या लोगों को समझाने में, ये सब लिखना है आपको। साइटिंग वन एग्जाम्पल एक्सप्लेन द रीजन फॉर इंटर स्टेट रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट। अब क्योंकि ये करंट अफेयर में था उस साल, जिस साल ये सवाल पूछा गया था, तो इसलिए पूछ ले। 1-2 रिवर कॉन्फ्लिक्ट भी देख के जा सकते हो, जैसे कि आपको कावेरी को रिवर को लेके देखा जाए तो साउथ में जो लड़ाई चलती है, गोदावरी रिवर को लेके देख सकते हो। तो वाटर डिस्प्यूट को लेके कौन कौन से स्टेट में क्यों कॉन्फ्लिक्ट की हो, कारण क्या है, वो उसमें आपको बताने हैं। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, तो ये पूछा जा सकता है, और इसको कैसे कंजर्व किया जाए। स्टेट 3 मेजर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में आपको क्या क्या थ्रेट क्या क्या आ रहा है, या फिर आपको प्रोजेक्ट टाइगर, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर पूछा गया, मे बी आपको प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जाए। एलिफेंट भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन नेचुरल एंड, अब रिसोर्सेज से भी आपको सवाल आ सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दिया। इस तरह से देखो ट्रू एंड फॉल्स भी पूछा गया है। अगेन डेजर्ट इको सिस्टम हैज हाई प्रोडक्टिविटी देन फॉरेस्ट, ये तो कहीं से भी सही नहीं है ना। आप देखोगे, आप कॉमन सेंस अप्लाई करो कि जहाँ पे आपको मरुस्थल है वहाँ पे ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिविटी है, या फिर आपको जहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, जंगल है। तो ये स्टेटमेंट पहला इनकरेक्ट हो जाएगा। द एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया यूटिलाइज मोर वाटर देन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब एग्रीकल्चर में ज़्यादा पानी खर्च हो रहा है, ये इंडस्ट्री में हो रहा है। ओजोन एट ग्राउंड लेवल इज़ अ मेजर एयर पॉल्यूटेंट, तो ग्राउंड पे तो ओजोन है, सबसे बड़ा खतरा है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड ए फूड वे। सवाना आर एग्जाम्पल ऑफ मैनग्रोव, सवाना एग्जाम्पल मैनग्रोव थोड़ी होता है, तो ये भी इनकरेक्ट है आपका। देखो सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप देख लो, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वैसे प्रिपेयर करके आपको जाना है। अब करना क्या क्या है, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, तो थोड़ा आपका हेल्प हो जाएगा।
सबसे पहले आप यूनिट के हिसाब से देखो, तो पहला यूनिट अगर आप देखा जाए तो उसमें आपको डेफिनेशन वगैरह बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, तो उसको एक बार एकदम गो थ्रू कर लो और उस देख लो कि उसमें आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। इसके अलावा पॉल्यूशन वाला जो है उसको अच्छे से करके जाओ, या तो एयर पूछ लिया जाए, ज़रूरी नहीं है एयर पॉल्यूशन न्यूज़ में तो एयर से ही पूछा जाए, नॉइज़ भी पूछा जा सकता है, वाटर भी पूछा जा सकता है, तो उसको पढ़ के जाओ क्या क्या उसके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, आपको उससे क्या क्या जो है इम्पैक्ट हो सकता है, प्रदूषण का क्या क्या आपके ऊपर क्या ज़िंदगी में प्रभाव है, दुष्प्रभाव हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें देख के जाना। रिसोर्सेज देख लेना, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होगा उसको देख सकते हो। इसके अलावा इकोसिस्टम ऑलरेडी मैंने बताया, जिसमें आपको फॉरेस्ट वगैरह देख के जाना, टुंड्रा फॉरेस्ट क्या होता है, सवाना फॉरेस्ट क्या है, या फिर आप डिसिडियस फॉरेस्ट के बारे में मैंने बताया आपको। तो ये सब जो जंगल वगैरह है उसके टाइप्स देख लेना, और एसडीजी अच्छे से पढ़ के जाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसमें सतत विकास क्या होता है, ओजोन क्या है, तो ये कॉमन जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट जो जलवायु परिवर्तन क्या होता है, तो ये थोड़ा डेफिनेशन जिसको आपको थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट का पेपर है तो इन्वायरमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें जो है आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाना। अगर और कोई डाउट लगता है तो आप डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।